टॉपिक है वो असल में वेव्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन, ठीक है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे वेव्स को। तो आज हम देखने लगे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इंट्रोडक्शन है। और इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें अब आपके सामने मैस स्प्रिंग सिस्टम का भी आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन ये रिलेशन भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं सबसे पहली बात कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में एक पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन होती है। ऐसी पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन जिसमें दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन, उसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पहले जो हाईलाइट किया हुआ मैंने टिक कर दिया। नंबर टू, नेगेटिव साइन मैंने शो किया दूसरी इक्वेशन में। इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन में होगी, वाइब्रेटरी मोशन में होंगी, वो बन जाएगी सिंपल हार्मोनिक। इसकी मजीद अगर आप खुसूसियात देखें तो इसमें इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्रिक्शनलेस सिस्टम होना चाहिए आपका, अब जब वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, पेंडुलम है या कोई और सिस्टम है, कोई भी हो जाए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन की हेडिंग है। ये क्या होता है? बात यह कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम यूं कह सकते हैं उसका क्लोज रिलेशनशिप है विद सर्कुलर मोशन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी आप लोग अपनी बुक्स के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देता हूं मैं। ये एक सर्कुलर मोशन में बॉडी है, रोटेट कर रही है। लेट्स सपोज ये वो बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका वर्टिकल डायमीटर है और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है। बॉडी को मैं यहाँ, इस बॉडी को मैं यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ ये। तो ये रेडियल वेक्टर आ गया इसका, ये पॉइंट पी आ गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये वाला, ये जो है ना ये वाला, ये इसका प्रोजेक्शन एन आ गया पॉइंट पी का। अब जो ये पॉइंट जो है सर्कुलर मोशन पे इधर मूव करेगा, प्रोजेक्शन इधर मूव करेगा ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से आगे जो पॉइंट पी है वो आगे मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो प्रोजेक्शन ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। यानी पॉइंट पी सर्कुलर पाथ पे रेवोल्यूशनल मोशन करेगा या सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल डायामीटर पर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। इट मींस जब हमारी पार्टिकल पी की मोशन तेज होती है तो प्रोजेक्शन की मोशन तेज होती है, पार्टिकल पी की मोशन स्लो होती है, प्रोजेक्शन की मोशन स्लो होती है। इसका मतलब है दोनों मोशंस में एक रिलेशनशिप है और उसी रिलेशनशिप की मदद से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट ये वाला फासला होता है, मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला, ये सेंटर से जो डिस्टेंस आपका आता है इसको हम आमतौर पर एक्स से शो करते हैं। और ये जो अगर O है और P है तो OP का ये जो डिस्टेंस है या तो R से शो किया जाता है या x नॉट एम्पलीट्यूड से शो किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो आपके पास ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला ये भी होता है x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी भी हो सकता है। अब ये डिपेंड क्या करता है इसका, ये इस बात का को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो मीन पोजीशन से शुरू हो रही है या एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रही है। यानी आपने पॉइंट पी की मोशन को अगर इस पॉइंट ए से शुरू किया है तो प्रोजेक्शन उस वक्त ओरिजिन पे था और ओरिजिन यानी ओ पे था, मीन पोजीशन पे था, और यहां से मोशन शुरू करेगा पॉइंट बी की जानिब। इसे कहेंगे मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। उस सूरत में आपने जो फॉर्मूला रखना है डिस्प्लेसमेंट का वो ये होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू x नॉट
ओमेगा टी। अच्छा, इसका जो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का और मजीद जनरल फॉर्मूला लेंगे ना तो वो ये आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसके अंदर होता है हमारा इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज 0 डिग्री है ना तो आपकी मोशन पॉइंट ए से शुरू हो रही है और आप बी की तरफ जा रहे हैं। अगर इनिशियल फेज आपका 90 डिग्री है तो आप पॉइंट बी से मोशन स्टार्ट करके ओ की तरफ आ रहे हो, प्रोजेक्शन की मोशन, और उसमें डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आप लोगे वो ये नीचे वाली लोगे, ये वाली। जब इनिशियल फेज 90 डिग्री होगा, ये लिखा हुआ भी यहाँ पर नजर आ गया होगा। इसी तरह इनिशियल फेज आपका जब हो जाएगा 180 डिग्री, अगेन आप मीन पोजीशन में होंगे लेकिन आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे, नीचे वाली बॉटम वाली एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब, जिसको अगर मैं इसको अगर सी कहता हूँ डी की जानिब जा रहे होंगे, ठीक है जी। और जब आप डी के ऊपर होंगे यानी कि आपका फेज 270 होगा तो आप लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे और वापस मीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत में यानी कि डी के पॉइंट के ऊपर जो आपका फॉर्मूला बनेगा डी पॉइंट के ऊपर, तो वो ये बनेगा, मैं यहाँ डी के नीचे लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू, नोट करते जाओ, एक्स नॉट साइन ओरिजिनल फॉर्मूला ओमेगा टी प्लस 270 कर दो। अब जिस तरह 90 के ऊपर आपका फंक्शन साइन से कॉस में कन्वर्ट होता है तो 270 पे भी कन्वर्ट होता है वाई एक्सिस के एंगल्स के ऊपर, और ये कॉस बन जाएगा लेकिन बाहर नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 270 में कुछ जमा किया जाए तो आपका क्वाड्रेंट चौथा बन जाता है जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन खुद नेगेटिव होता है। ये आपके पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे 270 की जगह ओमेगा टी कर दीजिए, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का। ये फॉर्मूला पॉइंट सी पे क्या शक्ल लेगा, जरा पॉइंट सी पे भी लिख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। पॉइंट सी के ऊपर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, बेसिक फॉर्मूला साइन होता है, साइन ही लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस 180। अब 180 डिग्री की वजह से कोई फंक्शन में चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, 180 गायब कर देंगे, साइन ओमेगा टी बना देंगे। अब 180 जब प्लस करते हैं किसी फंक्शन में तो आप आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, उसमें एक साइन नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव साइन यहाँ लग जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन है। अब ए का जो है, फ्रॉम ए की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ए पॉइंट के लिए, और अगर आप बात करते हो बी पॉइंट के लिए यानी एक्सट्रीम पोजीशन के लिए तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। अब ये चारों फॉर्मूले मैंने लिख दिए आपके सामने, दो से तो आपकी वाकफियत है ए और बी वाले से, सी और डी इसमें आप लोगों के लिए अब एक नई चीज होगी। कोई मसला बेटा यहाँ तक? नो सर। चलें, इसको जरा नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे चलते हैं जरा मजीद आगे। अब यहीं पर आपके पास दो बड़े मशहूर और मारूफ किस्म के एमसीक्यू बनते हैं, ये नीचे सॉल्व हुए हैं कि अगर आप अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन से स्टार्ट करते हैं तो दरमियानी यानी कि मीन पोजीशन से चलते चलते जब आप एक्सट्रीम की जानिब जा रहे हो तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे कितने टाइम में पहुंचोगे। इसी तरह अगर आप एक्सट्रीम से वापस आ रहे हैं मीन की जानिब तब आप उसी पॉइंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे कितने टाइम में पहुंचोगे। जानते हुए और आते हुए टाइम डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। यहां से ये बात भी शो होती है कि मीन से एक्सट्रीम जाते हुए और एक्सट्रीम से मीन आते हुए स्पीड का फर्क होता है, जाते हुए स्पीड कम हो रही होती है और आते हुए स्पीड बढ़ रही होती है। ये भी आप याद रखेंगे आगे, वैसे इसके फॉर्मूले भी आ जाएगा जिक्र। फिलहाल जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ जरा उस पर कंसंट्रेट करें। हमने बात कर रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीजों को, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने टाइम इंटरवल मालूम करना है जब हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ होगा। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया साइन ओमेगा टी का, एक्स की जगह पे ये लगाया एक्स नॉट बाई टू, एक्स नॉट दोनों तरफ से काट दिया, साइन को इधर शिफ्ट कर दिया, साइन इनवर्स 1/2 बन गया। दूसरी तरफ 2 पाई बाय कैपिटल टी और स्मॉल टी बाकी बचा, यू कैन सी। उसके बाद साइन 1/2 30 डिग्री पर होता है जिसे पाई/6 कहते हैं, ये लिख दिया, पाई पाई से काटा, बाकी जो बचा उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो टाइम का आंसर ये आ गया t/12, यानी टाइम पीरियड के 12वें हिस्से में आप हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे पहुंचोगे
मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए। अब जरा वापस आते हैं, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आके देखते हैं क्या होगा। अगर हम अपनी मोशन एक्सट्रीम से शुरू करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का ये कॉस ऑफ ओमेगा टी का फॉर्मूला चलाएंगे हम। एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स नॉट बाय 2, या यहाँ कर दिया, एक्स नॉट काट दिया हमने हस्बे मामूल जिस तरह सात वाले में काटा था, कॉस के साथ शिफ्ट किया, यहाँ भी यहाँ कॉस 1/2 आएगा जो पाई/3 को शो करता है, और यहाँ से टाइम पाई/6 आएगा, t/6 आएगा, यानी टाइम पीरियड के छठे हिस्से में। इससे अंदाजा कर लो इधर हाफ फासला तय करने में जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हो तो आपका टाइम लग रहा है t/6, यानी जल्दी पहुंच रहे हो। उधर t/12 12वें हिस्से में पहुंच रहे हो। तो ये जरा देख लेना, यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ ना तो 1/12 को आप 1/2 ऑफ 1t/6 भी लिख सकते हो। ये वाला, ये t/6 का हाफ टाइम है, t/12। तो ये अगर नोट कर लें, t/12 का हाफ t/6 है। मजीद अब देखो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है एक 12वें हिस्से में 12वां हिस्सा ज्यादा छोटा हिस्सा होगा और छठा हिस्सा जरा बड़ा हिस्सा होगा। तो ज्यादा टाइम हमें लग रहा है t/6 में और कम लग रहा है t/12 की तरफ, अगर आप कंपैरिजन करें तो। ले जी, ये बात हो गई। ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। अब थोड़ा सा दो चार चीजें, ये सामने जो लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम बनी है जरा इस तरफ आ जाएं। इस डायग्राम में आपके पास ये पॉइंट भी है, वही डायग्राम है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूँ, ये वाली। ये ओरिजिन है और ये आपका फेज है। फेज किसे कहते हैं? फेज वो एंगल होता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली बॉडी के लिए हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर रहा होता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। डायरेक्शन और पोजीशन दोनों बातें, दोनों इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ये तो हमें पता है। ये देखो ये वाला फॉर्मूला फेज का, ओमेगा 2 पाई/T होता है स्मॉल टी के साथ, और 2 पाई/FT, ये सारे इसके फॉर्मूले हमने पहले ही बेताशा दफा पढ़ा हुआ है इनको। और ये ओमेगा के रिलेशन है, ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं। मैंने थोड़ा सा इनको यहाँ पे वैसे ही रिपीट कर दिया कि चलो एक बार रिवीजन हो जाएगी इनकी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं मजीद। यहाँ तक तो सब बातें क्लियर है ना? ये बाकी नीचे जो कैलकुलेशन है ये वही कैलकुलेशन है जो राइट साइड पे मैंने आपको समझा दी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ मशहूर मारूफ ग्राफ जो एमसीक्यू में आते रहते हैं। अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जाहिर बात है वो एक्सेलरेशन -x के प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला। तो ग्राफ की शेप आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है लेकिन सेकंड और फोर्थ एक्सिस में से गुजर रही है नेगेटिव साइन की वजह से। अगर यही ग्राफ होता मैग्नीट्यूड के हवाले से तो ये नीचे वाला ग्राफ आ जाता है, ये वाला, ये मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ऊपर वाला एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है और नीचे वाला मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। मैग्नीट्यूड, not acceleration itself, क्योंकि when we talk about acceleration itself it means we are talking about a vector quantity which possess both direction and magnitude. But when we talk about magnitude only, it means we are not considering the direction. हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते। जब डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो फॉर्मूला भी यही ग्राफ बनेगा। इसी तरह रेस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ भी सिमिलर पैटर्न के ऊपर होगा। दिस वन, ये रेस्टोरिंग फोर्स है और ये उसका ग्राफ है, ये वाला। यही अप्लाइड फोर्स का होता ना तो ये साथ वाले ग्राफ जैसा हो जाता जो साथ में मैंने हाईलाइट किया हुआ, अगर अप्लाइड के लिए होता तब। इसी तरह अगर आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होती है फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है जी, और एक्सट्रीम पोजीशन, तो याद रखिए x इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा टी, ये आपका फॉर्मूला होता है, दिस वन। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, ये भी फ्रॉम मीन पोजीशन है, लेकिन वही है कि एक आपकी पोजीशन है मीन से अपवर्ड जो एक्सट्रीम होती है, और एक है मीन से डाउनवर्ड एक्सट्रीम की तरफ। ये बस इतना फर्क है दोनों में, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, बस। इसी तरह अगर आप मोशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये है
अपवर्ड यानी टॉप की एक्सट्रीम से बॉटम की तरफ, तो ग्राफ ये शेप आई हुई है। लेकिन रिवर्स करोगे तो ग्राफ की शेप ये वाली आई हुई है। ठीक है, इतना फर्क पड़ेगा इसमें, माइनस का ही फर्क पड़ जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, प्लस माइनस का फर्क है बस फॉर्मूले के अंदर। ये मैं पीछे फॉर्मूले आपको बता के आ चुका हूँ। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये जी आपके पास अप्लाइड फोर्स का ग्राफ है, मैं बता चुका हूँ, ऊपर भी मैं बता दिया था इसके मुतालिक। ये बस डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेंट के हवाले से लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसका पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जारी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहीं पर है क्योंकि दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो आपके पास एक वेव फॉर्म बना हुआ नजर आ रहा है आपको। ये वेव फॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को यहाँ बनाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स शो किए हुए हैं। अब गौर से देखें, ये एक आपके पास है T/4, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड पे आपका फेज एंगल π/2 होता है। उस वक्त आप इस जगह पे होते हैं, ये वाली पोजीशन। ये फर्ज कर लें ओ मीन पोजीशन है, तो ये ए का नाम, इसका ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, इसको सी का नाम दे दो और इसको आखिरी वाले हिस्से को डी का नाम दे दो। तो हर पॉइंट का फेज और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, राइट साइड पे छोटी सी दो इक्वेशन लिखी है बॉक्स के अंदर, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर से। जरा उनकी हाईलाइटिंग खत्म करके मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ रेड कलर से, ताकि आपको जरा पता लगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इन दो इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। ये असल में एक ओरिजिनल इक्वेशन है और एक मैंने खुद ली हुई है। दोनों को मैं कंपेयर करके ना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड वगैरह कैलकुलेट कर रहा हूँ। जो टॉप इक्वेशन है इसमें इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 का नाम देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये वाली, ये इक्वेशन 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने खुद क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, एक्स नॉट की जगह यहाँ पर कौन आ रहा है, अगर आप गौर से देखो, ये आपके पास एक्स नॉट की जगह आपके पास कौन आ रहा है, A2 आ रहा है। तो एक्स नॉट आपका एम्पलीट्यूड है, इसमें 2π/ft की जगह पे 100t आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ओमेगा टी को 100t रख के भी हम हल कर सकते हैं, ये ओमेगा का आंसर आ गया। इस तरह से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके गिवन क्लोज टू स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन होती है उसके जरिए आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आपका इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है आपकी बुक में चैप्टर 7 के अंदर। ठीक है बच्चे। अच्छा, दो चार इसमें मखसूस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले ये इस पॉइंट को देखें, डिस्टेंस कवर्ड इन ईच वाइब्रेशन। हर वाइब्रेशन में जो आपका सिंपल हार्मोनिक करने वाली बॉडी है, परफॉर्म करने वाली, वो 4x0 यानी 4 एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी जहां से शुरू होती है वहीं आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, डिस्टेंस 4x0 होता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो जीरो होगा, डिस्टेंस 4x0 होगा, और यहाँ से अब आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो निकालते रहो तो वो जीरो आ जाएगी। उल्टा करोगे तो अनडिफाइन हो जाएगी। इस तरह भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते रहते हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए इनका। इस तरह की चीजें बड़ी मैंने सिखाई हैं आप लोगों को। यही सवाल हम जब किया जा सकता है कि एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस होता है 4x0, तो इसको हम जरा अल्फाज चेंज करके भी तो पूछ सकते हैं, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, वो भी 4x0 ही होगा ये वाला। ये डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में फासला 1 वाइब्रेशन ही है ना, तो 1 वाइब्रेशन लिखा हो, 1 टाइम पीरियड लिखो, बात एक ही होती है। अच्छा, अब इसी चीज को मैं एक और अंदाज से पूछ लूं कि जब एक वेवलेंथ के बराबर फासला कवर होगा तो कितना पार्टिकल, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कितना फासला तय करेगा, वो भी 4x0 ही है। अब देख लो खुद दिया 4x0 के हवाले से किस तरह से हम सिर्फ फिक्रा चेंज कर रहे हैं और हमारा एमसीक्यू क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी बेटा सबको। और सबसे नीचे आप देखेंगे दो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर आप एम्पलीट्यूड या अगर आप फेज एंगल थीटा π/2 लेते हो, ये वाला π/2 थीटा π/2 लेते हो, ये फाई की बात नहीं हो रही, इनिशियल फेज की बात नहीं हो रही, ये टोटल फेज थीटा ही आप π/2 ले रहते हो। तो π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब ये होता है कि आपने आप एक्सट्रीम पोजीशन में बैठे हो इस टाइम,
और अगर आप यही चीज t/4 के हिसाब से करो, अगर t/4 के हिसाब से करोगे, अब ये देखो मैं यहाँ राइट से पे लिख रहा हूँ खाली जगह में, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। अगर मुझे डायरेक्ट थीटा दिया गया तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लेकिन जब मुझे दिया गया स्मॉल टी का आंसर तो बेटा फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, x नॉट साइन ओमेगा टी वाला। तो ये वो सिचुएशन ऐसे समझ लो कि सिचुएशन या क्वेश्चन देख के फॉर्मूले का फैसला करते हैं। यहाँ चूंकि थीटा दिया गया π/4, तो मुझे ये थीटा वाला फॉर्मूला सूट किया। इधर मुझे टाइम दिया जा रहा है t/4, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज सूट करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी पोजीशन भी एम्पलीट्यूड ही निकल रही है कि बॉडी एम्पलीट्यूड के ऊपर है, या एम्पलीट्यूड का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन में बॉडी मौजूद है और मीन की तरफ आ रही है। और ये एक्सट्रीम कौन सी वाली है? टॉप वाली, टॉप ऊपर वाली, क्योंकि पॉजिटिव एक्स नॉट है। अगर ये नेगेटिव एक्स नॉट होता तो ये बॉटम वाली होती है। आगे चलते हैं, अब आप देख लें ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितने एमसीक्यू निकल आए कॉन्सेप्चुअल। ये जो आगे हुआ वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये अब आपको याद करना है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, पहला फॉर्मूला। ओमेगा की जगह अगर आप वैल्यू पुटअप करें, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो ओमेगा होता है वो अंडर रूट के ओवर एम होता है, और पेंडुलम के लिए यही फॉर्मूला एल ओवर जी ओवर एल बन जाता है, जी ओवर एल बन जाता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए ज़बानी। ठीक है, यहाँ से हैंगिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए आप के ओवर एम को जी ओवर एल के बराबर भी रख सकते हैं। यहाँ से के का आंसर जी ओवर एल एम आ सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूले बन सकते हैं। डायरेक्ट याद करना चाहो डायरेक्ट कर लो। मेरी आमतौर पे आदत है कि मैं डायरेक्ट के बजाय मैं बेसिक्स पे जोर देता हूँ, ताकि किसी भी किस्म का सवाल आया तो फॉर्मूलों की तादाद ये हो जाती है ज़रा कम रहती है, याद अच्छी तरह हो जाते हैं, और हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए चाहे वो सीन है या अनसीन, बेसिक चीज़ें हमारे जहन में हो तो हम उनसे वहाँ बैठे बैठे चीज़ निकाल सकते हैं। अगर वेल एंड गुड बहुत अच्छा जहन है तो आप जुबानी भी याद करके रख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब यहीं पर एक एमसीक्यू उसी किस्म का जिसका ऊपर हमने किया था, हमने एक एमसीक्यू ऊपर किया था कि कोई बॉडी जितना कितनी देर में आधा फासला तय करेगी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए। ठीक है जी, इसी तरह कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है कितने फासले पर कितने डिस्प्लेसमेंट पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी। मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, वेलोसिटी इसका हाफ होगी कितने डिस्प्लेसमेंट पर। हमने ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया, मैं दोबारा आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ इसको एक बार। देखें जी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब v की जगह मैंने लिख दिया v नॉट बाई 2। ओमेगा, ओमेगा असल में मैक्सिमम वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड की रेशियो है इस फॉर्मूले के मुताबिक। ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ नजर आ रहा है अंडर रूट, तो ये भी नोट कर लें, ये भी एक एमसीक्यू निकलता है आपका। वी नॉट कट गए, 1/2 आ गया, यहाँ 1/x नॉट आ गया, अंडर रूट आ गया एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा मैंने, एक्स नॉट बाई 2 अंडर रूट आ गया एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड किया, एक्स नॉट स्केयर ओवर 4, और यहाँ रूट कर जाएगा, एक्स को इधर ले जाएगा, एक्स नॉट स्केयर ओवर 4 को राइट पे ले आए, तो ये आ गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर ओवर 4। इनको जब आप हल करोगे तो ये आएगा आपके पास 3/4 एक्स नॉट स्केयर, यानी डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया 3/4 का अंडर रूट एक्स नॉट। इतना फासला होना चाहिए जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ होगी। ठीक है बेटा जी, एक चीज ये हो गई। आगे मजीद कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ग्राफ थोड़े से एक दो और हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देख लो, ये अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का बामुश्किल हमने कोई 2 सफ़े पलटे अपनी किताब के, और कितना कुछ मवाद हमने निकाल लिया है। तो इससे आप अंदाजा कर लो कि आप लोगों के जो एमसीक्यूज हैं
किस तरह से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आप निकालते हो, ये चीज सीख लो, एमसीक्यूज निकाले कैसे जा रहे हैं। अच्छा भाई आगे आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपके पास ये है फॉर्मूला, इसको आपने जरा ज़हन नशीन कर लेना है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो ग्राफ ये मैक्सिमम यानी यहां से शुरू होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। ग्राफ या बाकी वही साइन वेव जैसी, ऐसे कोसाइन वेव कहते हैं वैसे इसको कोसाइन वेव कहते हैं। इसी तरह वेलोसिटी का अगर आप ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ लेते हैं तो ये ओवल शेप किस्म की एलिप्टिकल शेप आती है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दूं 2 पाई बाय टी, तो ओपन करके 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर एक्स, और 1 ओवर टी स्क्वायर की जगह फ्रीक्वेंसी लगा दूं तो माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स। एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, इसकी मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आएगा लेकिन जनरल फॉर्मूले में माइनस हम लिख लेते हैं। और मीन पर जीरो होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड के चेंज होने के साथ, एम्पलीट्यूड क्या एम्पलीट्यूड तो होता ही फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूले का जिक्र आ गया, तो यही एक्सेलरेशन जब हम मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको रेड कलर में हाईलाइटेड नजर आ रहा है, ये वाला माइनस के ओवर एम एक्स होता है और इधर माइनस जी ओवर एल एक्स होता है फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम। पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हमने ग्राफ की बात करनी है। ग्राफ के लिए ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ये लिख लीजिए, ये नोट्स में शेप जब सेंड करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिएगा ऊपर। अच्छा एक्स की जगह लिखेंगे एक्स नॉट साइन थीटा, तो इसका मतलब है साइन फंक्शन बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन फंक्शन बना, साइन फंक्शन है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो ग्राफ की शेप आपको नीचे नजर आ रही है, ये वाली है, ठीक है। इस किस्म का ग्राफ पीछे मैं पढ़ाकर आ चुका हूं आपको, ओके बेटा। यहाँ तो कोई सवाल किसी का? बेटा आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। चलें ओके, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। और ये आगे पे ग्राफ है थोड़ा सा फेज के हवाले से कि अब देखें एक मिनट, इसमें मैंने 3 किस्म के ग्राफ ड्रॉ किए हैं, एक वेलोसिटी का, एक डिस्प्लेसमेंट का और एक आपके पास आ जाता है उसका एक्सेलरेशन का, ठीक है। वेलोसिटी अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो शुरू होता है सेंटर से, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हो रहा होता है, ठीक है, ये ग्राफ देता है। वेलोसिटी चूंकि आपको पता है सेंटर पे मैक्सिमम होती है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर नीचे जा रहा होता है, इस तरह से जा रहा होता है। एक्सेलरेशन सेंटर पे 0 होता है, लेकिन जाहिर बात है ये 90 डिग्री का फर्क होता है फेज में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। ये देख लो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता है और एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री होता है। ये भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज हैं जो आप आम हालात में बहुत कम पढ़ते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से, इस जगह से, और यूं जा रहा होता है, ठीक है, ओके। अब आपके पास आ गया हुक्स लॉ। ये ग्राफ की शेप्स हैं, ये नोट्स में सेंड करूंगा तो देख लीजिएगा। अलबत्ता मैं कह रहा हूँ एक बात याद रखिएगा, ऊपर वो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उसमें ओमेगा स्क्वायर रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि मैं जो सेंड करूंगा उसमें शायद ओमेगा स्क्वायर ना हो, तो स्क्वायर आपने लिख लेना है। अब हुक्स लॉ आ गया, इज इक्वल टू के एक्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अंडर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बहुत अच्छे से आप लोग वाकिफ हैं कि उस आखिरी हद को कहते हैं जिसके अंदर अंदर बॉडी अपनी डी शेप बॉडी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाती है, लेकिन अगर उस हद को क्रॉस कर जाएंगे तो जो डी शेप बॉडी है उसकी शेप परमानेंट हो जाएगी और फिर वापस अपनी जगह पर नहीं आएगी, ठीक है, और नई शेप में चली जाएगी, प्लास्टिसिटी जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, अब बड़े मजे की बात, इस स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला
इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, लेकिन यही फॉर्मूला सरफेस टेंशन का भी होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस फर्क ये है कि उधर जो स्प्रिंग कांस्टेंट में लेंथ है ये एक्सटेंशन होती है, और यहाँ ये लेंथ एक्सटेंशन ही बाकी लेंथ ही होती है। दोनों के यूनिट यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट सरफेस टेंशन से मिलता जुलता है। हमारी बुक्स में ये एमसीक्यू है, आमतौर पे आम टेस्टों में हम कॉलेज के या फिर बोर्ड के टेस्टों में ये आता रहता है, आया हुआ है बोर्ड में बहुत दफ़ा। अब एक स्प्रिंग है आपके पास, ये वाला के उसका कांस्टेंट है, एक ये है, ये भी के कांस्टेंट है। इस स्प्रिंग के दो हिस्से करेंगे तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा, दोनों का अलग अलग। 3 करेंगे तो 3k हो जाएंगे। n हिस्सों में करेंगे तो nk हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, बराबर हिस्सों में काटते हैं या जिस रेशियो से काटते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का वही हिसाब किताब बन जाता है, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग का जो एक लिहाज से रिजिडिटी है या उसकी मजबूती है कमजोर पड़ जाती है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला 1/k की जगह इख्तियार कर लेता है। ये हाईलाइट हुआ था, मैंने दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये वाला। इसी तरह से अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एड अप होते हैं इस तरह से। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमारी बुक में आपको याद होगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मैं दिखाई देता हूँ, एक मिनट सब्र करो जरा। ये 5वां चैप्टर खुला हुआ था, हमने जाना है 7वें पर, ये है जी। और 7वें का न्यूमेरिकल ही की बात करनी है, ये टॉपिक है। ये आ गया जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इसमें न्यूमेरिकल है वो कार वाला जिसके ऊपर 4 स्प्रिंग लगे हैं, वो न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये वाला ये वाला 7.7। A car of mass 1300 kilogram is constructed using a frame supported by 4 springs. Each spring has constant of 20,000। ये 4 स्प्रिंग है, 4 स्प्रिंग है, इसका मतलब है ये 4 पैरेलल स्प्रिंग एक फ्रेम के ऊपर लगे हुए होंगे गाड़ी के, ठीक है जी। तो ये हम लेते हैं तो एक स्प्रिंग आपका यहाँ पे लगा होगा, एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा होगा जिस तरह की गाड़ी के टायरों में लगा होते हैं, ये जो शॉक सिस्टम होते हैं 4 तो इसका मतलब है एक का अगर स्प्रिंग के है, स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा भी के है, तीसरा भी के है, चौथा भी के है, तो इनका जो नेट आंसर आएगा वो 4k होगा। तो पैरेलल में ऐड अप होते हैं और सीरीज में 1 करके डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज के साथ साथ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है ना आपकी किताब की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको किया करें। मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ आप लोगों को बहुत दफ़ा कि न्यूमेरिकल्स एक दफ़ा ज़रूर देखा करें एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टस के हवाले से, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपको एमसीक्यू में आ सकते हो। हमने बड़ी दफ़ा इस तरह के एमसीक्यू डाले हैं, बनाए हैं आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसी प्रैक्टिस को करने के लिए ताकि आपको हाव नो हो जाए इन चीज़ों की। अच्छा, अब अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है तो यहाँ फॉर्मूला k/3, तो वो जिस तरह हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं बनता क्या ना रेजिस्टेंसेस का, तो उस तरह का ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला, और ये पैरेलल में ये है और सीरीज में उधर वाला, तो ये पैरेलल का आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं जी। टाइम पीरियड की बात हो रही है स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में। टाइम पीरियड 1/f के प्रोपोज इक्वल टू होता है t इज इक्वल टू 2π/ω या होता है इक्वल, ठीक है, और ओमेगा 2πf होता है, तो यहाँ से ये 1/f का प्रूफ आ गया। मैंने कहा ये भी आपको करवा दूं, मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में आपने कभी ये प्रूफ पढ़ा होगा, पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वरना सीख लें। ये जी आगे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये डिपेंड करता है अंडर ऑफ लेंथ के और वैल्यू ऑफ जी के। बस जहाँ वैल्यू ऑफ जी 0 होगी सेंटर पर या आउटसाइड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहाँ टाइम पीरियड अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ, फ्री फॉलिंग जो
होता है आपके पास पेंडुलम, उसमें भी ये डिफाइन हो जाता है फ्री फॉलिंग के दौरान। तो फ्री फॉलिंग के लिए या पेंडुलम इन अ लिफ्ट के लिए जो फॉर्मूले बनते हैं ज़रा वो देख लीजिए। ये जी आपका जनरल फॉर्मूला है जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी, लेकिन ये लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G प्लस A। ये वही है रियल वेट अपरेंट वेट वाला मामला, ठीक है। और इसी तरह अगर ये नीचे आ रही है लिफ्ट तो ये 2 पाई अंडर रूट L ओवर G माइनस A। आपको शायद मैं पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ें। इसी तरह ये अगर जब आपकी बॉडी नीचे की तरफ, इसमें याद रखना कि नीचे की तरफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कोई चक्कर आ जाए इसके अंदर तो उसके लिहाज से फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन आपने फिलहाल इन चक्रों में नहीं पढ़ना। फिलहाल बेसिक फॉर्मूला याद कर लें, आप फ्री फॉल में आ जाए। फ्री फॉल में जब आता है नीचे आ जाएगा जी माइनस ए की जगह माइनस जी आ जाएगा, तो वो अनडिफाइंड का ये फॉर्मूला आ जाएगा फ्री फॉलिंग के लिए। इसी तरह अगर कोई ट्रेन के अंदर पेंडुलम रखा है और ट्रेन एक मखसूस डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन मूव कर रही है, उस सूरत में जो एक्स फॉर्मूला होगा टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी प्राइम, और जी प्राइम होगा आपके पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए इसमें ट्रेन का एक्सेलरेशन है और जी सेंटर ऑफ अर्थ की जानिब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, इसको ज़रा कोई न्यूमेरिकल आ जाए ट्रेन का एक्सेलरेशन मौजूद हो तो बाकी वैल्यू तो 9.8 या 10 आप लगा के हल कर सकते हैं, ठीक है। ये है जी आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू, आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही वजह है कि आप सेंटर ऑफ अर्थ पे तुम बात कर चुके हैं। इक्वेटर और पोल, इक्वेटर का जो है वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर वो लेस देन होती है देन वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक एमसीक्यू हमारा बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का, कि अगर वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पे लेस देन होती है तो इक्वेटर का टाइम पीरियड ग्रेटर होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जी के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, ठीक है। सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं 2 सेकंड्स को, जिसका टाइम पीरियड होगा वो सेकंड्स पेंडुलम कहलाता है। इसकी लंबाई एक्यूरेट निकालेंगे तो 99.2 आती है सेंटीमीटर में, ये 0.992 मीटर आ जाती है। और जहां तक मैथ स्प्रिंग सिस्टम का ताल्लुक है तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके पास। अब यहाँ दो किस्म के मैथ स्प्रिंग सिस्टम हो सकते हैं। अगर हैंगिंग आ जाए ना ये वाला, तो फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा x ओवर जी बन जाएगा, ठीक है। तो पोल के लिहाज से जब हम पोल्स की बात करते हैं, पोल्स की, तो हैंगिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम में ये x ओवर जी रहेगा कांस्टेंट, तो इसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड इससे तब्दील होता है कि उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है, जी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जी की तब्दीली की वजह से, ग्रेविटी की तब्दीली की वजह से एक्सटेंशन एक्स भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ये वेट की वजह से पैदा हो रही है। इसलिए वर्टिकली हैंगिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पोल पे जाओ या इक्वेटर पे चले जाओ, ठीक है। तो ये बातें आपकी मुकम्मल हो गई जी। अब जरा यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जितनी बातें मैंने मुकम्मल कर दी हैं। अब हमारे पास आया था वेव मोशन का इंट्रोडक्शन और उसका शुरू का पोर्शन, उस तरफ आ जाते हैं। जी, वेव, वेव आपको याद होना चाहिए कि ये असल में डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है जो कि कैरी करती है एनर्जी एंड मोमेंटम। पहली बात जो आपने इसमें याद रखनी है कि वेव्स क्या है जी, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव्स डिस्टर्बेंस है और ये क्या करती है, ये असल में कैरी करती है एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दो चीजें, एनर्जी एंड मोमेंटम। लेकिन ये मैटर या मैस कैरी नहीं करती, ये बात यहां लिखी हुई है।
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से दो टाइप हैं वेव्स की, एक प्रोग्रेसिव कहलाती है, एक स्टैंडिंग कहलाती है। प्रोग्रेसिव जो एनर्जी ले जाए, स्टैंडिंग जो एनर्जी ना लेके जाए। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रोग्रेसिव वेव भी दो टाइप आ जाती हैं। एक वो जिसमें पार्टिकल और मीडियम की मोशन परपेंडिकुलर होती है थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। इसकी अगर आप देखें तो दो टाइप निकलती हैं, एक ट्रांसवर्स निकलती है ये वाली जिसमें क्रेसेंट ट्रफ आता है, और एक निकलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आती है। कंप्रेशन को आमतौर पे हम क्रेस्ट से और रेयरफेक्शन को ट्रफ से डिनोट करते हैं। इसी तरतीब से मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों की ऊपर नीचे। अच्छा जी, ये हो गया स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव जिसमें दो एग्जैक्टली एक जैसी वेव ट्रेवल कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब वो मीट करती हैं तो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम आमतौर पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, उसके ऊपर आपकी स्टैंडिंग वेव लूप की शक्ल में बनती है, जिसका फर्स्ट मोड एक लूप होता है, सिंगल लूप फर्स्ट मोड। सेकंड मोड में दो लूप बनते हैं और इसी तरह थर्ड मोड में तीन लूप एंड सो ऑन। ठीक है, लूप, लूप का मतलब क्या होता है? ये देखो, अगर मैं एक वेवलेंथ बनाता हूँ इसी के मिलती जुलती तरह, ये लैम्डा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं लूप की शक्ल में मुकम्मल करता हूँ तो एक लैम्डा में मुझे दो लूप नजर आ रहे हैं। इसका मतलब एक लूप का मतलब लैम्डा बाय 2 और आधे लूप का मतलब लैम्डा बाय 4 होगा। ये नोड होता है, ये एंटी नोड होता है और ये भी नोड होता है। तो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में हमेशा एक एंटी नोड और दो एंटी नोडों के बीच में एक नोड होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर एम्पलीट्यूड जो है वो एंटी नोड पे मैक्सिमम होता है, नोड पे मिनिमम या जीरो होता है। ठीक है, ये ट्रांसफर वेव भी हो गई। अब इसके बाद आगे आ जाए थोड़ा सा, साउंड वेव्स हैं, इनकी नेचर होती है ट्रांसफर्स इन लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल, और पानी की सतह पर जो वेव बनती हैं वो ट्रांसफर्स होती हैं, ट्रांसफर वेव कहलाती हैं। क्रेस्ट वो पोर्शन होते हैं जो मीन पोजीशन से ऊपर होते हैं, ट्रफ वो जो नीचे होते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ जरा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके ऊपर वो पॉइंट जो कि एक जगह पे हो, जैसा ये और ये इन फेज कहलाते हैं। ये पॉइंट ए और बी जो मैंने बनाए ये इन फेज पॉइंट्स कहलाते हैं, और इनकी शर्त ये होती है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमेशा लैम्डा के बराबर होगा। इन फेज पॉइंट्स का फासला लैम्डा के बराबर, और एक लैम्डा में कितने एंगल होते हैं? 360। अभी पीछे मैं एक डायग्राम में पढ़ा के आया हूँ जिसको हम क्या कहते हैं 2 पाई रेडियन। अगर मैं आउट ऑफ फेज की बात करेंगे तो जो ऑपोजिट पोजीशन पे होते हैं पॉइंट, जिस तरह की एक ए आ गया, बी आ गया, तो ये सी पॉइंट आउट ऑफ फेज होता है, सी के साथ भी और ए के साथ भी और बी के साथ भी, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 180 डिग्री या पाई रेडियन, और अगर आप सीधा इसको लैम्डा बाय 4 में कन्वर्ट करते हैं तो एंगल बनता है 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। और यहीं पे वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं जिस वजह से लिख रहा था कि जब आप कहते हो ना कि एक आपके पास ये आपके पास दो लूप आ गए, यहाँ ये एंटी नोड है, एंटी नोड से नोड तक का जो फासला है ये लैम्डा बाय 4 कहते हो, तो इसका एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो एमसीक्यू आ सकता है कि नोड और कंसेक्टिव एंटी नोड में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई बेटा जी? चलें जी, अब बाकी अभी चीज़ें अभी नामुकम्मल हैं, अभी कल तक का लेक्चर है, कल तक हम इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। वेव्स के ऊपर मजीद जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर वेव स्पीड के ऊपर जाएंगे, साउंड की जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी, उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस, प्रेशर और डेंसिटी की डिपेंडेंस के ऊपर जाएंगे, लैप्लास करेक्शन और न्यूटन्स फार्मूला उसकी कैलकुलेशन, उसी में हमारे पास जिक्र आ जाएगा गैमा का जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट की रेशियो है कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये बातें हम इंशाल्लाह कल के उसमें लेक्चर में कवर करेंगे।